क्या आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मैं आज बहुत ही अच्छी क्लास लेकर आई हूँ प्राचीन इतिहास का। तो जो भी लोग जुड़े हो इस चैनल पर सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, क्या सब हमको जानने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख रहा होगा, यहाँ पे ये है आपका प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास बहुत ही अच्छी टॉपिक है। ठीक है, और याद रखना कि आपका हर एक पॉइंट जानना बहुत ज्यादा ही जरूरत है। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगी प्राचीन इतिहास के बारे में जो आपके सारे एग्जाम में बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्राचीन इतिहास में क्या सब हम लिखे हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस सब को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, इसमें देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो ये चीज है कि प्राचीन इतिहास के बारे में हम कैसे जानेंगे, प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे। तो ये कहता है 4 स्रोत से। क्या कहता है बाबू? 4 स्रोत से हमको पता चलेगा प्राचीन इतिहास के बारे में। पहला धर्म ग्रंथ, ठीक है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है। तीसरा विदेशियों का विवरण, ठीक है। और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है। तो अभी मैंने पढ़ा कि प्राचीन इतिहास के बारे में हम 4 स्रोतों से उनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा आपका क्या था? ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, ठीक है, धर्म ग्रंथ तथा ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। इसमें देखिए भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद है, ठीक है। इसमें आपका वेद दिया गया है, ठीक है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास जी को माना जाता है, ठीक है। महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास जी को माना जाता है। तो ये वेद के संकलन करता है, ठीक है। कौन है ये? वेद के संकलन करता महर्षि कृष्ण देवप्यान वेद व्यास जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कहता है, वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। तो इसमें वसुदेव कुटुंबकम मतलब होता क्या है कि समस्त सृष्टि, समस्त संसार मेरा परिवार है, ऐसा हमको वेद बताते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ये चीज है दूसरा टॉपिक, वेद 4 होते हैं, ठीक है। वेद कितने तरीके के होते हैं? तार्किक 4। ऋग्वेद, ठीक है, यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब इसमें देखिए इन चारों वेदों को संहिता को, मतलब चारों वेदों का कॉम्बिनेशन, समझ रहे हो? इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद प्लस यजुर्वेद प्लस सामवेद प्लस अथर्ववेद इज इक्वल टू संहिता। समझ में आ गया? ये कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वेद इज नोन एज संहिता। आगे समझ में? ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, वो होगा मेरा ऋग्वेद, ठीक है। नोट सबके लिए है मेरे। क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। तो ऋग्वेद मतलब क्या होता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान संग्रह को हम क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं, ठीक है। इसमें 10 मंडल, कितना मंडल? 10 मंडल, 10 28 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 10 मंडल, 10 28 सूक्त और 10,462 ऋचाएं होते हैं। इस वेद को, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को हम हेत्री ऋषि कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं?
अब यहाँ पे देखिए, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री ऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री ऋषि कहते हैं। ठीक है, चलते हैं दूसरे नोट्स पे। इस नोट्स में हम बात करेंगे ऋग्वेद के बारे में, जितना मैंने पढ़ाया उससे आगे। ऋग्वेद, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, ऐतिहासिक ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ पे ये चीज देखे हैं कि इस वेद से क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, आर्य की राजनीतिक, ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्य का दो चीज, राजनीतिक प्रणाली और ऐतिहासिक प्रणाली। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखो, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है, अब ये चीज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, हर एग्जाम में, कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है। तो वहां पे ऑप्शन दिया रहेगा या इसी को और रिफॉर्म करके क्वेश्चन इससे रहता ही है। देखिए, ऋग्वेद के क्या कहता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। ठीक है, चलते हैं दूसरे नोट्स की तरफ। दूसरे नोट्स में देखिए, ऋग्वेद के आगे हम पढ़ते हैं, इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में क्या है, हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ठीक है, 10वां मंडल है। तो यहाँ पे एक चीज हम सीखे, इसका 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ठीक है, और ऋग्वेद में सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ठीक है, चलते हैं दूसरी नोट्स की तरफ। अब ये दूसरे नोट्स में हमने लिखा है ऋग्वेद के बारे में कुछ आगे के पॉइंट है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। ठीक है, इसमें नदी स्तुति सूक्त, कौन सा स्तुति, नदी स्तुति सूक्त, पुरुष। इसमें हम बात करेंगे ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है, इसमें नदी स्तुति सूक्त और कहता है पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त। ठीक है, और कहता है सूर्य सूक्त आदि सम्मिलित है। और ये कहता है ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का मतलब होता है गाय से। ठीक है, अधन्य शब्द का मतलब होता है गाय से। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम बात करेंगे कि कैसे चतुष्वर्णीय समाज की हम लोग कल्पना करते हैं और चतुष्वर्णीय समाज से हम क्या सब समझते हैं। उसके बाद बात करेंगे यजुर्वेद का, उसके बाद बात करेंगे बहुत सारे चीज, इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। तब तक हमें दीजिए अलविदा। और मैं ये कहूंगी कि जो भी लोग नए जुड़े हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर joining my session. Thank you so much and Jai Bhim. Thank you.